नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किया गया है। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त कोविड-19 के हम लोग के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उससे, और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी ये फैसला लिया है कि इस साल किसी भी सिलेबस में कोई हेरा फेरी नहीं की जाएगी या बदली नहीं की जाएगी, परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और जो पिछले सत्र जो सिलेबस था वो ही अब की बार 2020-21 सत्र में रहेगा। मित्रों, हमारे सिलेबस को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड तीन भागों में द्वितीय प्रश्न पत्र को बांटा है, और उसका द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है कहानी और गद्य की अन्य विधाएं। हमारे सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। खंड राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस निर्धारित किया है उसके 3 भाग हैं, खंड ए, ब और स। खंड ए में कहानियों को स्थान दिया है। खंड ए में लगभग 10 कहानियां हैं। खंड ब में गद्य की विधाएं, गद्य की अन्य विधाएं। और खंड स में कहानी, स्वरूप, परिभाषा, और कहानी का विकास, और गद्य की कथ्यतर कथाओं का विकास। ये 3 भाग हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खंड ए के बारे में। इसमें कुछ शिक्षाप्रद और कुछ प्रेरणादायक कहानियों को शामिल किया है। सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता को महत्व देते हुए एक बहुत ही अच्छी कहानी है। 1915 में इसका प्रकाशन हुआ, और ये एक देशभक्त कहानी कही जा सकती है, देशभक्ति कहानी कही जा सकती है। कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा।
प्रथम कहानी जिसको सिलेबस में शामिल किया है वह है उसने कहा था। एक कहानी का शीर्षक ही ऐसा है कि पाठकों के हृदय में एक रहस्य जगा देता है, पढ़ने के लिए उत्सुक कर देता है। और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो हिंदी साहित्य में बहुत एकांत विद्वान हैं और इस कहानी के लिए जाने जाते हैं, जो इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गई। इसकी जो कथा वस्तु है वो प्रथम विश्व युद्ध जब भारत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें भारत के जो सैनिक हैं वो मित्र देशों की सेनाओं के लिए इंग्लैंड की तरफ से लड़ने गए और वो फ्रांस में जाके उन्होंने युद्ध किया और वहीं पर थे। कहानी का नायक है लहना सिंह और ये पूर्व दीप्ति पर फ्लैशबैक पर आधारित एक कहानी है, जिसमें जो लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है, जो अपने बचपन की बातों को याद करता है और अपने जो पुरानी बातें हैं उनको याद करते करते वर्तमान में भी कहानी आ जाती है और फ्लैशबैक में भी चलती है। इसमें दो अबोध बालकों की प्रेम कहानी के अलावा बड़ा होने के बाद में लहना सिंह के देशभक्ति की भावना दिखाई गई है। और उसने कहा था, एक सस्पेंस है इसमें, रहस्य छुपा हुआ है कि किसने कहा था। और कहानी के अन्य पात्र वजीरा सिंह और उसके कैप्टन लहना सिंह के अलावा वजीरा सिंह है, बोधा सिंह है और सूबेदार ने, ये इसके अन्य पात्र हैं। और ये बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें पूर्व दीप्ति के आधार पर एक कहानी दर्शाई गई है। अगली जो कहानी है वो है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा ये हमने कहानी काफ़ी बार पढ़ी है, 9th क्लास में चलती थी पहले। और इसमें एक जो मुख्य पात्र है बंसीधर, वो अपने सिद्धांतों के लिए, अपने उसूलों के लिए वह कभी नहीं झुकता और उन सिद्धांतों की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वो नमक फैक्ट्री में एक दरोगा रहता है और जो नमक की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए वो भरसक प्रयास करता है। जब उसको रिश्वत दी जाती तो रिश्वत लेने से मना कर देता है। और उस कहानी में जो अमीर चंद है, जो सेठ है, वो इसको खरीदना चाहता है लेकिन वो नहीं खरीद पाता और मुकदमा होता है। मुकदमा बाद में वो हार जाता है बंसीधर, लेकिन उसकी ईमानदारी से प्रेरित होकर जो इसके जो सेठ जी हैं वो उससे प्रभावित हो जाते हैं और बंसीधर को अपने साथ रख लेते हैं ईमानदारी से। लेकिन इसमें अपने कर्तव्य के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया बंसीधर को। ये इसमें बहुत अच्छी प्रेरणादायक और आदर्शवाद सहित एक कहानी है। अगली कहानी है मधुआ। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भी अपनी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें एक बालक अपने जीवन से संघर्ष करता है और अपनी जीवन से
परेशान रहता है, उसका जो पिता है उसको परेशान करता है, उसी से भीख मंगवाता है, लेकिन और उस बच्चे का नाम मधुआ होता है, उसी की इसमें कहानी है। लेकिन जो कहानी का पात्र होता है मुख्य पात्र मधुआ ही है, लेकिन जो सहयोगी पात्र है वो इसकी सहायता करता है और अपने घर ले जाता है और इसको खाने के लिए देता है, और वो एक शराबी है। लेकिन उसके बावजूद, शराबी होने के बावजूद, जो मधुआ छोटा बालक है उसके मासूमियत से वो पिघल जाता है और उसका भरण पोषण करने के लिए वो तैयार हो जाता है। यही इस कहानी का उद्देश्य है कि छोटे बच्चों का सहयोग करें, उनसे बाल मजदूरी ना करवाएं। ये प्रसाद जी की एक प्रेरणादायक कहानी है। अगली कहानी है पाजेब। पाजेब ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, और इसमें जो मनु एक छोटा बालक है, उसके बहन की पाजेब कहीं खो जाती है, लेकिन शक उस पर किया जाता है छोटे बालक पर, और उसके द्वारा अबोध बालक के बातों के द्वारा अन्य नौकर, दुकानदार आदि पर भी शक किया जाता है। और इसी बीच इसमें बहुत सारी मनोरंजक घटनाएं भी घटती है कहानी में, और बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। और ये जैनेंद्र जी की कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कुछ सीखने के लिए और बच्चों की आदतों को समझने के लिए ये कहानी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। अगली कहानी है खच्चर और आदमी। खच्चर और आदमी, ये कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। इसके लेखक यशपाल जी हैं। इसमें जो एक यात्रियों की एक टुकड़ी होती है और उनके साथ कुछ खच्चर होते हैं, और ठंड की वजह से वो कई पहाड़ों में फंस जाते हैं, और उसकी वजह से उनके पास जो खच्चर है उनके पास धीरे धीरे जब पर्वतों में जब वर्षा होती है तो वर्षा रुकने का नाम नहीं लेती और बर्फ़बारी होती रहती है उसके बाद में। इस वजह से वो कहीं जा नहीं पाते और उनका जो रसद है, खाद्य सामग्री है, वो भी समाप्त हो जाती है। उसकी वजह से जो खच्चर हैं वो आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं और खाते खाते वो इंसानों को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में जो इंसान है वो उस खच्चर को मार देते हैं। लेकिन इस कहानी में ये बताया गया है कि जीवन जीने के लिए किसी को ख़त्म करना या मारना, कहीं विकट समस्या में फंस जाए और जीवन जीने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, जो कि खच्चरों के द्वारा संघर्ष दिखाया गया है और आदमियों के द्वारा, इंसानों के द्वारा भी इसमें संघर्ष दिखाया गया है। जीवन जीना ही पड़ेगा, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, तो इसमें जीवन को संघर्ष के रूप में दिखाया गया है। अगली कहानी है मलबे का मालिक। मोहन राकेश की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मलबे का मालिक।
इसमें भारत और पाकिस्तान के वातावरण को दिखाया गया है और इसमें मलबे के मालिक की एक कहानी है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। अगली कहानी की चर्चा करेंगे हम, सजा। जो मनु भंडारी की कहानी है। सजा मनु भंडारी जी की कहानी है और इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दर्शाई गई है जिसमें वो सजा से बचने के लिए अपना पूरा जमीन और जायदाद दांव पे लगा देता है और इसमें अदालती दांव पेच दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी उसकी सज़ा कम नहीं हो पाती। अगली कहानी है दाजू। ये कहानी है शेखर जोशी की। शेखर जोशी की कहानी है। दाजू का अर्थ होता है बड़ा भाई। इसमें एक पहाड़ी बालक व अन्य यात्रियों की इसमें कहानी दिखाई गई है और जैसे बालक को अगर ज़्यादा स्नेह मिलता है तो वो उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही पहाड़ी एक लड़का है कहानी में, वो जो लेखक है उससे बड़े भाई का सा नाता समझने लगता है, लेकिन उस चीज़ को लेखक गलत मानकर उस बच्चे को डांटता फटकारता है। वही इसमें कहानी बताई गई है। अगली कहानी है गदल। यहाँ लिखना गदल। ये रांगे राघव की है। रांगे राघव की कहानी। रांगे राघव द्वारा रचित गदल जो ग्रामीण परिवेश की एक कहानी है, जिसमें मृत्यु भोज के लिए एक इस कहानी की मुख्य पात्र गदल अपने स्वयं का जीवन समर्पित कर देती है मृत्यु भोज के लिए। तो इसमें ग्रामीण शब्दावली, ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छी कहानी है। अगली कहानी है पिक्चर और पोस्ट कार्ड। पिक्चर और पोस्ट कार्ड। ये निर्मल वर्मा जी की कहानी है। नई कहानी है। कहानी के प्रवर्तक निर्मल वर्मा जी की ये कहानी है पिक्चर और पोस्ट कार्ड। पिक्चर और पोस्ट कार्ड का इसमें क्या महत्व है, एक कहानी के द्वारा दर्शाया गया है। ये खंड है जिसमें 10 कहानी को शामिल किया गया। अब बात करेंगे खंड ब में। खंड ब, इसमें गद्य की अन्य विधाएं। खंड ब सिलेबस का दूसरा पार्ट। खंड ब इसमें गद्य की अन्य विधाएं जैसे संस्मरण, यात्रा व्रत, आत्मव्रत, रेखा चित्र, व रिपोर्टाज व व्यंग्य।
गद्य की अन्य विधाएं सिलेबस का दूसरा भाग है। संस्मरण में आगे जी का एक संस्मरण है, बसंत का अग्रदूत, जो निराला पर लिखा गया है। बसंत का अग्रदूत निराला। संस्मरण शामिल किया है बसंत का अग्रदूत, जो निराला जी के कुछ व्यक्तित्व को उभारता है ये संस्मरण, और अज्ञे जी द्वारा लिखित है। अज्ञे जी इसके लेखक हैं। उसके बाद में यात्रावत में धर्मवीर भारती जी का एक यात्रा वृत्तांत है, ठेले पर हिमालय। इसमें हिमालय के कौसानी इलाके, सोमेश्वर की घाटी आदि का वर्णन किया गया है इसमें यात्रा वृत्तांत, और धर्मवीर भारती जी का एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक इसके धर्मवीर भारती जी हैं। अगला है आत्मव्रत, ये गर्दिश के दिन। शानी इसके लेखक है गुलशेर शानी। गर्दिश के दिन ये आत्मव्रत है, जिसमें लेखक ने अपनी आत्मकथा बताई है। गर्दिश के दिन पूरे दिनों में उन्होंने क्या किया, कैसा संघर्ष रहा। रेखा चित्र है सोना, जो महादेव वर्मा जी का है। महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र जो सोना है, जो उनकी हिरण थी, पालतू हिरण, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अगला है रिपोर्टाज, जो रांगे राघव का है, अदम्य जीवन। रांगे राघव जी का है अदम्य जीवन। जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए कौन से संघर्ष करने हैं वो इसमें दिखाया है। लोगों का संघर्ष करते हुए दिखाया है। व्यंग्य है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये गद्य की अन्य विधाओं में संस्मरण है, जिसमें बसंत का अग्रदूत निराला जी के व्यक्तित्व को उभारा है अज्ञे जी ने। यात्रा वृत्तांत है ठेले पर हिमालय, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। आगे आत्मव्रत, गर्दिश के दिन, और इसके लेखक शानी हैं। रेखा चित्र सोना, रेखा चित्र के लेखिका है महादेव वर्मा। रिपोर्टाज, जो ये एक फ्रांसीसी शब्द है अर्थात रिपोर्ट। अदम्य जीवन, ये रांगे राघव जी का है। व्यंग्य ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये व्यंग्य है। अगला इस सिलेबस का तीसरा पार्ट है खंड से। खंड से में शामिल किया है कहानी, स्वरूप और परिभाषा। कहानी का स्वरूप और उसकी परिभाषा।
ये खंड से में है। इसके अलावा कहानी का विकास, और तीसरा है गद्य की कथेतर कथाओं का विकास। गद्य की कथेतर गद्य की कथेतर कथाओं का विकास। गद्य की कथेतर कथाओं के अलावा और कौन कौन सी कथाएं हैं उनका कैसे विकास हुआ, ये सिलेबस के 3 पार्ट हैं। अब बात करेंगे अंक विभाजन की। अंक विभाजन, कुल अंक 100 रहेंगे। सौ नंबर का ये पेपर रहेगा जिसमें 4 व्याख्याएं आएंगी। जिसमें खंड है और खंड है अर्थात 2 व्याख्या खंड ऐसे आएंगी, खंड वैसे 2 व्याख्या, 4 व्याख्या आएंगी। 1-2 व्याख्या खंड ऐसे अर्थात कहानियों से, खंड वैसे संस्मरण और रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, व्यंग्य, इनमें से 2 व्याख्या आएंगी। इसके अलावा 4 आलोचनात्मक प्रश्न, ये 14 नंबर के प्रश्न रहेंगे और व्याख्या रहेंगी 9 नंबर की। 9 नंबर की 4 व्याख्याएं आएंगी 36 अंकों की, और जो आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे वो 14 अंकों के 4 प्रश्न रहेंगे 56 अंकों के। इसके अलावा 2 टिप्पणियां आएंगी। खंड से 2 टिप्पणियां आएंगी और 4 अंकों के 2 टिप्पणियां आएंगी 8 अंकों। ये इस प्रकार अंक विभाजन का 4 व्याख्याएं आएंगी 9 नंबर की 36 अंकों की, 4 आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे 14 अंकों के 4 और 56 अंकों की रहेंगी कुल। 2 टिप्पणियां आएंगी जो 4 नंबर की आएंगी, जो खंड से आएंगी। इस प्रकार ये सिलेबस का विवरण रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।